हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी रोनीता कुंडो जी द्वारा लिखी गई है। आज घर में मातम छाया हुआ था। एक बुढ़िया का शव पड़ा हुआ था। सामने उसके बेटे बैठे हुए अपने आंसू बहा रहे थे। इतने में दो औरतें मतलब उस घर की बहुएं जाकर अपने पति से कहती हैं, जब इस औरत ने कभी आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, फिर इनके लिए क्यों इतने आंसू बहा रहे हैं। अब ले भी जाइए इन्हें शमशान, हमें घर को पवित्र करना है। इस पर सुरेश और राघव उठकर एक एक तमाचा अपनी अपनी पत्नी के गालों पर लगा देते हैं। सुरेश, अरे तुम क्या पवित्र करोगी इस घर को? यह घर तो हमारे आने से ही अपवित्र हो गया है। राघव, अपनी माँ को जो नहीं समझ सका वह इस घर तो क्या पूरी दुनिया के लिए अपवित्र है। संगीता, यह सब आप लोग क्या कह रहे हैं? आपकी माँ को तो हमेशा से ही पैसों से प्यार रहा, तभी तो बाबूजी के गुजरने के बाद भी इतने घमंड में रहती थी। कभी बेटों की सुध ली? तरुणा, आप लोग भी तो पहले इन्हें हमेशा कोसते थे। आज ऐसा क्या हो गया जो उनके लिए हम पर भी हाथ उठा दिया? मैं तो कहती हूँ अब सारी जायदाद आपस में बांटकर इस मनहूस घर से चलते हैं। भैया, मैं क्या कहता हूँ, इस घर से पहले माँ की अच्छे से विदाई करते हैं, फिर इसी घर को उनके नाम से रैन बसेरा बना देते हैं। इससे हम माँ को तो वापस नहीं ला पाएंगे, पर अपनी गलती की थोड़ी सी भी प्रायश्चित कर पाएंगे। सुरेश ने कहा, संगीता, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़े दानी बन रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। और जिस लड़की के बारे में चिट्ठी में मम्मी जी कह रही थी, अरे पता नहीं कौन है, कहाँ से है, और शायद यह मम्मी जी के जायदाद के बारे में उसे पहले से पता होगा, इसलिए उनकी सेवा भी करती थी। हम क्यों दे किसी को कुछ भी? इस घर को बेचकर हम आपस में बराबर पैसे बांट लेंगे। और जो आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, और मेरा भी यही फैसला है। तरुणा ने भी कहा। दोनों भाई कुछ देर के लिए खामोश होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, फिर कहते हैं, लगता है माँ के साथ साथ इन दोनों की भी विदाई करनी पड़ेगी। ये लोग ये सब कह ही रहे होते हैं कि काजल दौड़ती हुई अंदर आती है और रोते रोते कहती है, भैया आप लोग उनके बेटे हैं ना? माँ कहाँ है? कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी ना? नहीं बहन, तू सही समय पर आई है, पर हाँ, अब तेरी माँ से कभी बात नहीं हो पाएगी। हालांकि तेरी छून के बिना तो माँ को कभी मुक्ति भी नहीं मिल सकती। सुरेश ने कहा, हमने तो हमेशा स्वार्थ के लिए माँ को देखा है, पर तूने बेटी ना होकर भी बेटी का पूरा फर्ज निभाया है। तू माँ की सगी बेटी तो नहीं, पर उससे कम भी नहीं, इसलिए माँ ने तेरे लिए भी कुछ हिस्सा छोड़ा है। और बहन, माँ ने जो हमें दिया है वह भी हम तुझे दे देंगे, सिर्फ इस घर को छोड़कर, क्योंकि माँ हमेशा तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, और इसलिए तुम लोगों के लिए ही इस घर को रैन बसेरा बनाने का सोचा है। राघव ने कहा, यह सब यहाँ क्या चल रहा था, यह जानने के लिए आपको ले चलती हूँ। इस समय से थोड़ा पहले, भैया ज़रा इधर आना। यह कहकर सुरेश ने राघव को अलग बुलाया। सुरेश, भैया आगे का क्या सोचा है? राघव, मतलब? सुरेश, ओहो भैया, माँ का क्या करना है? अब पापा तो रहे नहीं, तो माँ का अकेले रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में हमें ही उन्हें रखना पड़ेगा। राघव, सुरेश, तेरी भाभी भी मुझसे यही कह रही थी। खैर, पापा की 13वीं निपटने दे, फिर सोचते हैं क्या करना है। सुरेश, देखो भैया, मेरा तो आप जानते ही हैं, जैसे तैसे खुद के परिवार की गाड़ी खींच रहा हूँ। ऐसे में माँ का खर्चा उठाना भारी पड़ेगा। ऊपर से माँ तो ज़्यादा समय बीमार ही चलती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च, ये सब सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। राघव, मेरा भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। अब मैं भी तो कोई करोड़पति हूँ नहीं। देख सुरेश,
माँ, किसी के पास भी रहे खर्च तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इन दोनों के पिता का निधन अभी अभी हुआ था और ये लोग अपने पिता के लिए शोक मनाने की जगह अपनी माँ को कैसे रखेंगे, यह सोचकर परेशान थे। दोनों भाई नौकरी के सिलसिले में अलग अलग शहर में रहते हैं। बूढ़े माता पिता यहाँ अकेले खुद के मकान में रहते थे जब तक दोनों साथ थे। बेटों पर कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, पर अब इनके पिता दुनिया से प्रस्थान कर चुके थे। ऐसे में इनकी माँ अकेली कैसे रहती? बड़ी अजीब बात है ना। माँ कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझती, चाहे 4 बच्चे हो या 6, पर बच्चे चाहे कितने भी हों, एक माँ को बोझ समझने लगते हैं। खैर, इनके पिता की 13वीं के बाद दोनों भाई और उनकी पत्नियां सुधा जी के पास गए। वह लोग आपस में बात करके यह योजना बनाए थे कि माँ को कोई भी अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। 1 महीना राघव तो 1 महीना सुरेश रखेगा। इससे दोनों का बराबर का खर्च होगा। फिर यह मकान और पूरी जायदाद दोनों बराबर बांट लेंगे। राघव, माँ, आपसे बात करनी थी। सुधा जी, हाँ जानती हूँ। सुरेश, आप जानती हैं? सुधा जी, माँ हूँ तुम लोगों की। जब तुम लोगों ने बोलना भी नहीं सीखा था तब भी तुम्हारी मन की बात समझ आती थी, तो आज नहीं समझूंगी। दोनों भाई हैरानी से अपनी माँ की ओर देख रहे थे। सुधा जी, तुम्हारे पापा ना पहले कभी हमारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर डाले और ना ही उसके लिए मुझे अकेला छोड़कर गए हैं। तुम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। मैं यहाँ अकेली ही रहूँगी। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और रही बात इस मकान की, वह तो तुम्हारे पापा ने मेरे बाद अनाथ आश्रम को दे दिया है, क्योंकि उनका कहना था जब बच्चों ने कभी हमारी सुध ही नहीं ली, फिर उन्हें बैठे बिठाए यह घर क्यों देना। करने दो उन्हें भी मेहनत, बनाने दो उन्हें भी अपना घर, खुद अपने बलबूते पर। सुधा जी का इतना कहना हुआ नहीं कि दोनों भाई गुस्से में कहने लगे, बस बस बहुत हो गया। ठीक है, जब आप लोग पहले से सब तय कर चुके हैं फिर तो हमारा यहाँ क्या काम। चलो सभी यहाँ से। सभी तुरंत चले गए और सुधा जी उन्हें बस जाते हुए देखती रही। फिर सालों साल बीतते रहे पर बेटों ने अपनी माँ की सुध नहीं ली। पर दोनों भाई एक दूसरे से ज़्यादा करीब आ गए। हर सुख दुख में एक साथ रहते, जो पहले कभी नहीं होता था। आज माँ की वजह से दोनों एक साथ आ गए और साथ मिलकर अपनी माँ को कोसते। यही होती है इंसानी फितरत। भले सुख में हम एक दूसरे को याद ना करें, पर जब हमें किसी के खिलाफ जाना होता है तो उस वक्त सोचते हैं एक से भले 2। इन दिनों सुधा जी की देखभाल वहाँ पड़ोस के ही एक झुग्गी में रहने वाली काजल किया करती थी। सुधा जी को गरीब बच्चों को खिलाना, उनके साथ बातें करना, उनकी सुख दुख तकलीफ़ों में उनकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। और काजल सुधा जी को अपनी माँ के समान मानती थी। उनकी सेवा वह पूरे मन से करती थी, बिना कोई स्वार्थ के। सुधा जी काजल को अपने साथ ही पूरे दिन रखती थी और अपने बेटों के लिए हमेशा दुख जताती थी, लेकिन काजल उन्हें हमेशा हंसी मजाक करके अपने बातों में उलझा देती थी और ज़रूरत पड़ने पर वह कभी कभी खुद उनके बेटे जैसी बातें करती थी। बस इसी दौरान दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। फिर एक रोज़ राघव और सुरेश को उनकी माँ की मरने की खबर मिली, तो इस पर सुरेश ने कहा, चलो भैया, माँ ने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पर हम बेटे मुखअग्नि देकर अपना कर्तव्य निभा देते हैं। दोनों घर गए, पर तब तक माँ के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। दोनों के मामा ने एक चिट्ठी उनके हाथ थमा दी और कहा, इसे बाद में पढ़ना। चिट्ठी में सुरेश और राघव, माता पिता को तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। उस दिन भी मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए। जब तुम दोनों पापा के क्रियाक्रम में आए थे, मेरे लिए चिंतित थे कि मुझे कौन रखेगा, जिसने 9 महीने तुम्हें अपने
अंदर रखा, उसके लिए तुम लोगों के घर में थोड़ी सी जगह नहीं। यह जानकर बुरा लगा, क्योंकि यह बात मैंने सुन ली थी और तुम लोग आगे भी मेरी चिंता ना करो, इसलिए पापा की वसीयत की बात कही। मैं जानती थी अभी अगर यह मकान तुम लोगों में बराबर बांट दूं तो तुम अपने अपने रास्ते हो जाओगे और मुझे किसके साथ रखना है इसके लिए भी लड़ते रहोगे। पर अब जब मकान का लोभ और मेरे कोई चिंता ही नहीं होगी तो तुम लोग आपस में प्रेम से रहोगे। और ऐसा हुआ भी। पगले अपनी माँ को बोझ समझ लिया, पर चलो मेरी योजना काम कर गई। इस मकान के 2 हिस्से कर रही हूँ, लेकिन इसे पाने के बाद भी दोनों भाई ऐसे ही मिलकर रहना। जमाना बड़ा खराब है बेटा, अपनों से बनाकर रखना, वरना यहाँ अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ गैरों का क्या भरोसा। जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी, पर मेरे लिए तुम लोग मेरे बच्चे ही रहोगे, इस बात में कोई संदेह ना रखना। तुम्हारे पापा भी हमेशा तुम लोगों को बड़ा याद करते थे। और एक बात है बेटा, यहाँ पास के ही एक चुग्गी में एक लड़की रहती है, काजल, जो कि मेरी बेटी है और तुम लोगों की बहन के समान। वह तुम लोगों की गैर मौजूदगी में मेरा बड़ा सहारा बनी। वह मेरा दुख तकलीफ बहुत समझती थी। आज भी वह बेवकूफ़ मेरे लिए किसी पहाड़ वाले मंदिर में पूजा करने गई है, पर शायद वह नहीं जानती कि मौत को कोई नहीं टाल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। अब जब वह आए तो उसको भी अपने हिस्से में मैंने कुछ दिया है, उसको वह हिस्सा दे देना। उसे धोखा देने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि बेचारी बहुत अभागी है। शायद इससे उसकी ज़िंदगी संवर जाए और तुम लोग अपना प्रायश्चित कर पाओ। तुम्हारी माँ। चिट्ठी खत्म होते होते वहाँ सभी की आंखों में आंसू थे, पर अब कौन किससे क्या कहता, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। वह हमारे बारे में इतना सोच रही थी और अपने अंदर इतना कुछ लेकर हमें हमेशा के लिए अपराधी बनाकर चली गई। दोनों भाई अब यही सोच रहे थे, पर क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? क्या बीता हुआ वक्त और उनकी माँ वापस आएगी? क्या रिश्ते पैसों से ऊपर आ पाएंगे? शायद ही इसका जवाब कभी कोई दे पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।